फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कांग्रेस। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, यानी भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, तो हम अपना मानसून को देखते हैं। तो मानसून को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अरबी भाषा के मौसम शब्द से। किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक, और मौसम शब्द का अर्थ होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन, मौसम या ऋतुओं के अनुसार होना, ये मौसम शब्द का अर्थ होता है। ठीक, तो अरब के लोगों ने मौसम शब्द इसलिए नाम रखा है क्योंकि जब अरब व्यापारी भारत की ओर व्यापार करने आते थे तो वो ऐसा महसूस करते थे, जब गर्मियों के दिनों में आते थे वो महसूस करते थे कि जो हवाएं हैं वो चल रही हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। और जब वो ठंडियों के दिनों में व्यापार करने आते थे तो वो ये महसूस करते थे कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पे जो इस क्षेत्र में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो हवाएं हैं वो ऋतुओं के अनुसार या मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं क्या कर लेती हैं? बदल लेती हैं। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? मौसम रख दिया है। ठीक, तो अब बाद में यही मौसम आगे चल के क्या बन जाता है? मानसून शब्द बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो आगे हमको क्या जानना है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है ये हमको जानना है। ठीक, तो मानसून की उत्पत्ति को जानने के लिए हमको दो तरह के सिद्धांत पे यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। ठीक, एक जो सिद्धांत होता है, एक होता है क्लासिकल थ्योरी, और दूसरा जो सिद्धांत होता है वो होता है आपका मॉडर्न थ्योरी। ठीक, तो क्लासिकल थ्योरी में आपको दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको थर्मल इफेक्ट पढ़ना है, और एक थर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है डायनामिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इस तरह से दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। और मॉडर्न में केवल आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो जिसे हम मॉनेक्स कहते हैं, यानी कि मानसून एक्सपीडिशन कहते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला कॉन्सेप्ट देखना। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो दिया था वो सर एडमंड हैली ने सन 1682 ईस्वी में दिया था। उन्होंने ये बताया कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने पर भारतीय उपमहाद्वीप पे क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप का जो स्थलखंड होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक, गर्म तो क्या होता है? सागरीय क्षेत्र भी होता है, लेकिन सागरीय क्षेत्र स्थलखंड की तुलना में क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक, तो जिसके कारण सागरीय क्षेत्र पे क्या होता है? उच्च दाब बनता है, और जो स्थलखंड रहता है, भारतीय स्थलखंड रहता है, वो क्या रहता है? वहाँ पे निम्न दाब बन जाता है। ठीक, तो जो हवाएं चलती हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हवाएं किधर से किधर की ओर चलेंगी? जाहिर सी बात है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो ठीक यही एडमंड हैली महोदय ने बताया। तो एडमंड हैली ने भी बताया कि जो सागरीय समीर रहेगा वो जो रहेगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा, जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होगी? वर्षा की प्राप्ति होगी। और उन्होंने इसे ही क्या कह दिया? मानसून कह दिया। लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सागरीय समीर होती है, ये जो सागरीय समीर होती है वो केवल तटों के समीप ही क्या करा सकती है? वर्षा करा सकती है। ठीक, क्योंकि वो उसमें उतनी क्या नहीं होती? आर्द्रता वहन करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, और सागरीय समीर जो होती है वो एक तरह से कैसी होती है? वो सागरीय समीर एक तरह से 3 डायमेंशनल समीर होती है। ठीक, क्योंकि और ये जो रहती है वो स्थलखंड से सागर की ओर और सागर से स्थलखंड की ओर चलने वाली समीर रहती है, जबकि मानसून ऐसी समीर नहीं है। मानसून क्या है? मानसून एक तरह से सतत चलने वाली समीर होती है। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं। एडमंड हैली के बाद हम आगे अपना देखते हैं कॉन्सेप्ट। वो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, वो है गतिक सिद्धांत के ऊपर। ठीक, गतिक संकल्पना जो कि फ्लोन महोदय ने दिया है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक,
तो उसके बारे में आइए देखते हैं। तो फ्लोन महोदय ने ये बताया कि यहाँ पे क्या होता है, NITCZ का जो जोन होता है वो भारत के सिंधु गंगा मैदान के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है NITCZ, क्या होता है व्यापारिक पवने। ठीक, इसको थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है और ये आपका इक्वेटर है। 0 डिग्री, थोड़ा नीचे बन सकता है लेकिन समझाने के लिए केवल ये फिगर है। तो ये 0 डिग्री है और ये है आपका 23.5 डिग्री और ये भी आपका 23.5 डिग्री। तो ये जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री वो कहलाता है कर्क रेखा कहलाती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और ये जो साउथ में है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ठीक, तो मतलब मकर रेखा कहलाती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो 0 से 30 डिग्री साउथ में, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ में जो हवाएं चलती हैं, जो नॉर्थ में हवा चलेगी उसे क्या कहते हैं हम, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम उसे, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक, और जो साउथ हेमिस्फीयर में हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसे, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। और 0 डिग्री से जो 5 डिग्री नॉर्थ और जो 5 डिग्री साउथ का एरिया रहता है उसे कहते हैं हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का एरिया कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने दोनों आके मिलती हैं और ऊर्ध्व संचरित होती हैं। यहाँ से ये ये जो पवने होती हैं यहाँ पे क्या होती है, ऊर्ध्व संचरित हो जाती है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। जो ये जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण की ओर होती है तो ये जो वायुदाब की जो पेटियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उत्तर की होने पे उत्तर की ओर खिसक जाती हैं सूर्य के, और जब दक्षिण की ओर सूर्य होता है तो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। लेकिन अभी तो सूर्य, जो फ्लोन महोदय ने बताया कि जब उत्तर की ओर सूर्य रहता है तो ये वायुदाब की पेटियाँ जो होती है वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और उत्तर की ओर खिसक जाने के कारण ये जो आपका ITCZ का जोन है वो NITCZ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उत्तर नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, जिसके कारण जो निम्न दाब का केंद्र अत्यधिक जो होता है वो कहाँ बन जाता है, वो सिंधु गंगा मैदान के समीप क्या हो जाता है, बन जाता है। सिंधु गंगा मैदान के समीप जो होता है वो बन जाता है। ठीक, ये फ्लोन महोदय ने बताया। फिर फ्लोन ने ये कहा कि इस जो निम्न दाब के बनने के कारण जो इक्वेटर के पास, यानी कि जो विषुवत रेखा के पास ये विषुवतीय पछुआ यानी कि इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो पवने हैं वो क्या हो जाती हैं, वो दक्षिण पश्चिम की वो जो है दक्षिण पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। और यही दक्षिण पश्चिम की ओर घूम जाने के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक, लेकिन फ्लोन महोदय का ये कहना गलत है। ठीक, क्योंकि जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज होती है वो बहुत ही एक तरह से कमज़ोर टाइप की विंड होती है। ठीक, पवन होती है, क्योंकि ये जो एरिया रहता है वो, ये जो पूरा एरिया रहता है वो रहता है डोलड्रम का एरिया, मतलब कि ये शांत क्षेत्र रहता है, क्योंकि यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, ऊर्ध्व संचरित होती हैं, मतलब कि ऊपर की ओर संचरित होती है। तो ऊपर की ओर संचरित होने के कारण यहाँ पे जो पवनों का वेग है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही कम रहता है। ठीक, तो इसलिए इस इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज से वर्षा हो ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे। ठीक, तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, इनके कॉन्सेप्ट के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है MT इन ने दिया था। किसने दिया था अगला कॉन्सेप्ट, MT इन ने। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा दिया है वो किसने दिया है, MT इन ने। MT इन ने बताया कि उन्होंने भी NITCZ की बात को स्वीकार किया। ठीक, NITCZ की बात को स्वीकार किया कि उन्होंने भी बताया कि जो सिंधु गंगा मैदान का क्षेत्र है वहाँ पे NITCZ आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक लो प्रेशर बन जाता है। ठीक, फिर उन्होंने ये बताया कि इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के कारण नहीं, ठीक, इसके कारण नहीं, बल्कि जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं
ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं वो उसके कारण जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं वो विषुवत रेखा को जैसे ही पार करती हैं तो कोरियालिस इफेक्ट, ज्योग्राफी में एक होता है कोरियालिस इफेक्ट। तो कोरियालिस इफेक्ट किसे कहते हैं कि जब भी पवनें विषुवत रेखा के अगर उत्तर में बहेंगी तो वो अपने दाहिने मुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, और जब पवनें साउथ में प्रवाहित होंगी तो वो अपने किधर की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रहेंगी, वो अपने बाएं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। तो जैसे ही ये पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इक्वेटर को पार करती हैं तो ये दक्षिण पश्चिम में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती हैं। लेकिन इनका भी ये कॉन्सेप्ट सही तो है, लेकिन पूरे मानसून, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में ये केवल एक सहायक के रूप में है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ये पूरे मानसून की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी जो है ये पूरे कॉन्सेप्ट को आपको सुलझा देती है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो मॉडर्न थ्योरी को जो है सन 1973 में इस थ्योरी को जो है तत्कालीन जो उस समय का सोवियत संघ था, जो आज का कहते रसिया है, उसके साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट को चलाया गया था। ठीक, भारत के जो है बहुत बड़े एक जलवायुवेत्ता है जिनका नाम हम कहते हैं पी कोटेश्वरम। जिनका नाम क्या है? पी कोटेश्वरम। ठीक, स्वरम। ठीक, पी कोटेश्वरम के नेतृत्व में ये जो है मानसून का जो है अभियान चलाया गया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉनसून एक्सपीडिशन कहते हैं। ठीक, या इसे शॉर्ट फॉर्म में मॉनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सन 1976 में ये अभियान शुरू हुआ था और 1982 में जो है रिसर्च ख़त्म हुई थी ये। ठीक, तो उन्होंने ये बताया। अब देखिएगा इसमें जो है मोनेक्स जो रिसर्च हुई है उसमें जो है पूरे भारतीय मानसून की उत्पत्ति को क्या कर देते हैं, ज़्यादातर ही क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक, और इसमें उन्होंने तिब्बत के पठार का भी रोल बता दिया है, सोमालिया के पास क्या कैसे रोल होता है, सोमालिया का तट का भी क्या रोल होता है वो भी बता दिया है। प्लस मोजाम्बिक चैनल और मेडागास्कर के पास जो फ्रिंड लेटर जेट उत्पन्न होती है उसका भी रोल उन्होंने बताया है। प्लस ऑस्ट्रेलिया क्या किस तरह से भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जिम्मेदार है वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए, वो है तिब्बत का पठार और थार का मरुस्थल। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो तिब्बत का पठार है उसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? उसकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। ठीक, उसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, जिसके कारण उसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। अब इतनी अधिक औसत ऊंचाई के कारण जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तो ये अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ही निम्न दाब बन जाता है, मतलब लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। और जब लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है तो हवाएं क्या होती हैं, हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं, ऊर्ध्व संचरित होती है, और ऊर्ध्व संचरित होकर ऊपर की ओर क्या बना देती हैं, एक हाई प्रेशर का जोन क्या कर देती हैं, क्रिएट कर देती हैं। और इस हाई प्रेशर के जोन क्रिएट करने के कारण तिब्बत के जो ऊपर जो रहता है वो प्रतिचक्रवात की दशा बन जाती है, और इस प्रतिचक्रवात से कई शाखाएं निकलती हैं। ठीक, इस प्रतिचक्रवाती जो दशा बनती है उससे कई जो है हवाओं की जो है शाखा निकलती है। ठीक, तो इसकी एक शाखा जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वा जेट के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये पूर्वा जेट जो रहती है वो पूर्वांचल पहाड़ियों के समानांतर से बहते हुए विंध्य और सतपुड़ा के समानांतर से होते हुए ये जो सोमालिया का तट है, यहाँ पे ये जो सोमालिया का है ये सोमालिया के पास आकर क्या होती है, अवतलित होती है। और सोमालिया के समीप आपके अवतलित होने से एक प्रकार का यहाँ पे
हाई प्रेशर का जोन क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है। और इस हाई प्रेशर के जोन के क्रिएट करने के कारण यहाँ पे भी एक तरह से प्रतिचक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है। और प्रतिचक्रवात की दशा की इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या होती हैं, वो भारतीय मानसून को एक तरह से एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती है। मतलब कि जब भारतीय मानसून की जो मेन ब्रांच है, जब यानी कि जो दक्षिण पश्चिम शाखाएं जब इधर से आएगी तो इसको ये क्या करेगी, एक तरह से एक्सीलरेट करेगी, मतलब कि उसके गति को बढ़ाने का काम करती है ये सोमालिया की शाखा। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक, आइए हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं मोनेक्स का। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मोनेक्स का, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है मोनेक्स का, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मोनेक्स का कि ये जो तिब्बत के ऊपर जो प्रतिचक्रवाती दशाएं बनी उसकी जो एक और शाखा निकलती है, उसकी जो एक और शाखा निकलती है वो सीधे क्या होती है, वो सीधे विषुवत रेखा से होते हुए, वो विषुवत रेखा पहले तो ये जो शाखा निकलती है वो जो है वो उत्तर पूर्व की ओर गति करती हुई जाती है, उत्तर पूर्व से आती है, उत्तर पूर्व की से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है और दक्षिण पश्चिम से होते हुए ये जब इक्वेटर को पार करती है तो ये अपने क्या हो जाएगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी कोरियालिस इफेक्ट के कारण। और यहाँ पे क्या हो जाती है, वो दक्षिण की ओर घूम के मैस्करनी द्वीप, एक यहाँ पे जो हिंद महासागर के समीप एक मैस्करनी द्वीप पाया जाता है, वहाँ पे ये क्या हो जाती है, अवतलित हो जाती है और एक प्रकार का हाई प्रेशर का जोन क्रिएट कर देती है ये तिब्बत की ये जो शाखा है। ठीक, फिर आइए देखते हैं आगे इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया। ठीक, तो आगे इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि तिब्बत की जो शाखा है उसका तो रोल आपने देख लिया। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ये जो NITCZ है उसका क्या रोल है। तो NITCZ के कारण में क्या होता है कि यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें थी दोनों आके यहाँ पे मिल जाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि ऊर्ध्व संचरण होता है वायु का, और वायु के ऊर्ध्व संचरण के कारण यानी कि ये ऊपर मुखी जो होता है वो संचरण होता है, और ऊपर मुखी संचरण के कारण यहाँ से भी तिब्बत के जो शाखा होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसकी जो गति होती है वो अत्यधिक होती है। और ये जो है जो NITCZ की जो प्रतिचक्रवाती धारा की एक शाखा है उसको भी ये क्या कर लेती है, अपने साथ मिला लेती है, और ये जो है मैस्करनी द्वीप जो है, यहाँ पे जो मैस्करनी द्वीप है यहाँ पे ये दोनों शाखाएं क्या होती है, अवतलित होती हैं। तो इस प्रकार से दो हाई प्रेशर बन जाते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया मोनेक्स के कॉन्सेप्ट में। आगे ये बताया गया मोनेक्स के कॉन्सेप्ट में कि ये जो आपका थार का मरुस्थल है, ठीक, ये जो आपका थार का मरुस्थल है वो जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होती है तो वो अत्यधिक क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, मतलब उसका जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तापमान के कारण यहाँ पे जो वायु पाई जाती है ठीक तिब्बत के पठार की तरह भी यहाँ पे भी क्या हो जाता है, वायु का ऊपरमुखी संचरण, मतलब कि ऊपर की ओर संचरण हो जाता है। और ऊपर की ओर संचरण होने के बाद यहाँ पे भी ऊपर की ओर ही क्या होता है, एक तरह की प्रतिचक्रवाती दशाएं बनती है, और इस प्रतिचक्रवाती से क्या होती है, ये एक शाखा निकलती है, और ये शाखा जो है जो तिब्बत की शाखा रहती है, जो NITCZ की ऊपरमुखी शाखा रहती है, और जो इन दोनों शाखाओं के साथ मिलके क्या करती है, ये मिलके मैस्करनी द्वीप के पास क्या होती है, अवतलित हो जाती है। ये तीनों शाखाएं एक साथ ही क्या हो जाती है, मैस्करनी द्वीप के साथ मैस्करनी द्वीप के पास अवतलित हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे 3 हाई प्रेशर के जोन क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मैस्करनी द्वीप पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक, आइए हम देखते हैं मोनेक्स में आगे क्या बताया गया। मोनेक्स में आगे ये बताया गया कि ये जो तीनों हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो रहा है, तीनों शाखाओं का जो हाई प्रेशर आ रहा है, तो इसके कारण ये जो मैस्करनी द्वीप है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका सतह के समीप क्या हो जाता है, प्रतिचक्रवात एक बन जाता है, मतलब एक एंटी साइक्लोन फॉर्म हो जाता है।
एंटी साइक्लोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो चलने की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है, वो क्लॉकवाइज रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, वो एंटी क्लॉकवाइज रहती है। ठीक, और ये जो एंटी साइक्लोन होता है, तो एंटी साइक्लोन यानी कि जो प्रति चक्रवात रहता है वो उसके जो केंद्र में उच्च दाब रहता है। ठीक, और बाहर की ओर क्या रहता है, वो निम्न दाब रहता है। ठीक, तो आइए आगे बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सकर्निस जिनके पास उच्च दाब तीनों के द्वारा बना दिया जाता है, जिससे यहाँ पे प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रतिचक्रवात की जो है जो शाखाएं होती हैं वो किधर की ओर गति करती हैं, वो व्यापारिक पवनों के संपर्क यानी प्रभाव में आकर ये जो है दक्षिण पूर्व की ओर क्या करने लग, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व की ओर से गति करने लगती हैं। ठीक, तो दक्षिण पूर्व की ओर से ये जब गति करती हैं तो जैसे ही ये क्या होती है, इक्वेटर के पास पहुंचती हैं, तो फिर कोरियालिस इफेक्ट के कारण किधर की ओर मुड़ जाएंगी, कोरियालिस इफेक्ट के कारण अपने दाहिने ओर मुड़ के दक्षिण पश्चिमी शाखा बन जाती है। ठीक, लेकिन अभी रुकिए, मोनिक्स में और भी बहुत कुछ बताया गया है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक, आइए हम देखते हैं। फिर मोनिक्स में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी इलाका है उसके प्रभाव के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो ये पश्चिमी तट क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। ठीक, आप जैसे कि जानते होंगे कि अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलिया को देखा हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पार्ट है यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा डिजर्ट है, मतलब कि पूरा मरुस्थल है। ठीक, और वो पूरे मरुस्थल होने के कारण सूर्य की स्थिति इस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप की ओर होती है, और भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया जबकि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का निम्न ताप होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है डिजर्ट का वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। और बहुत ही कम हो जाने से यहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, जब ताप कम यानी कि टेम्परेचर कम तो दाब कैसा रहेगा, यानी प्रेशर कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो हाई प्रेशर रहेगा तो कौन सा साइक्लोन बनेगा, जाहिर सी बात है एंटी साइक्लोन बनेगा। तो एंटी साइक्लोन बनने वाली जो इसकी एक शाखा है वो मैस्कर्नी वाली शाखा के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये देखिए, ये जो है मैस्कर्नी शाखा के साथ क्या होती है, मिल जाती है। ठीक, तो आइए अगला देखते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का रोल रहा भारतीय मानसून में। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं हम कि मोनिक्स में आगे भी बताया गया है बहुत कुछ। तो इसके बाद क्या है, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये भी क्या होती हैं, ये इन दोनों शाखाओं मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो शाखा है और जो मैस्कर्नी की शाखा है, दोनों शाखाओं के साथ मिल जाती हैं। कौन सी, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। और इन तीनों की जो शाखा है वो क्या करती है, वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवेश करती है। जैसे ही ये इक्वेटर की पार करती है, ये जो तीनों शाखाएं हैं, ये तीनों शाखाएं जैसे ही इक्वेटर को पार करती हैं तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कोरियालिस इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाती है, ये दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। जैसे ही इक्वेटर पार करती है तो ये दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती है, और दाहिने हाथ के मुड़ने के बाद, ठीक, तो दाहिने हाथ के मुड़ने के बाद ये दो तरह की शाखाओं में विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फिंड लेटर जेट दिख रहा होगा। ठीक, तो फिंड लेटर जेट की जो उत्पत्ति होती है वो अफ्रीकी जो हाईलैंड है, मतलब अफ्रीकी उच्च भूमि और अफ्रीकी निम्न भूमि के अंतर के कारण यहाँ पे एक तरह की जेट वायुधारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फिंड लेटर वायु जेट, फिंड लेटर जेट के नाम से हम जानते हैं। जो कि ये जो तीनों शाखाएं जा रही हैं, मैस्कर्नी की शाखा, ऑस्ट्रेलिया की शाखा और दक्षिण जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं इनकी शाखा है, इन तीनों को एक तरह से ये सीधे ना निकलने पाए, मतलब कि ये दक्षिण पश्चिम की जो शाखा है वो सीधे उत्तर पश्चिम की ओर ना निकलने पाए, इसको रोकने के लिए ये जो फिंड लेटर जेट क्या करती है, इसको दिशा प्रदान करती है, इसको एक तरह से रोकने का कार्य करती है, और इसको ठेल के क्या करती है, इसको जो है ढकेल कर पुश करती है, और इसको जो है इक्वेटर को पार करा के वो जो है दक्षिण पश्चिम की ओर से, ये दक्षिण पूर्व से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर
दिशा निर्देशित करती है, ठीक। और ये जो आपको मैंने सोमालिया की शाखा यहाँ पे बताया था, ये जो सोमालिया की शाखा है ये तीनों शाखाओं को एक तरह से क्या करती हैं, एक्सीलरेट करने का काम करती है। मतलब कि एक तरह से ये जो शाखा है, ये जो शाखा है इन तीनों शाखाओं को क्या करती है, इन तीनों शाखाओं को एक तरह से तीव्र गति प्रदान करने का काम करती है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार से भारतीय मानसून की क्या होती है, इस प्रकार से भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक। और यहाँ पे देखिए फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति में यहाँ पे दो तरह के फिर क्या हो जाता है, फिर दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो दक्षिण पश्चिमी जो शाखा है वो किसमें क्या हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो शाखा है आपका क्या कहलाता है, एक बे ऑफ बंगाल की शाखा कहलाती है, और एक जो कहलाता है एक अरेबियन सी की शाखा कहलाती है, ठीक। तो दो ब्रांचेस में बढ़ गई। फिर जो अरेबियन सी की जो शाखा रहती है वो पश्चिमी तट से टकराकर क्या होती है, यहाँ पे वर्षा कराती है, ठीक। पश्चिमी तट के समीप क्या कराती है, बहुत वर्षा कराती है, ठीक। फिर और जो ये नदियों के मुहाने रहते हैं और जो ये खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो रहती है, यहाँ से ये क्या करती है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर प्रवेश कर जाती है और पूरे जो पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, वहाँ पे ये वर्षा कराती है, ठीक। लेकिन ये राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा नहीं करा पाती है, क्योंकि ये जो शाखा है जो अरेबियन सी की, वो जो है एक तरह से अरावली के समांतर हो जाती है। और दूसरा कारण यहाँ पे वर्षा होने का ये भी है कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है थार के मरुस्थल के ऊपर, ठीक। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे ताप क्या होता है, अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जल की बूंद में जो है संघनन की प्राप्ति ही नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्लाउड का जो यानी कि जो मेघ जो बनते हैं वो उनका निर्माण ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक। तो दो कारण हैं थार के मरुस्थल में वर्षा ना होने के। एक पहला क्लाउड फॉर्मेशन का ना होना, दूसरा क्या होता है, दूसरा अरावली के समांतर जो है वायु का चला जाना, ठीक, अरेबियन शाखा के। और दूसरी जो है बे ऑफ बंगाल की शाखा रहती है, जो कि ये पूर्वी तट के समांतर चली जाती है। और पूर्वी तट के समांतर चलते हुए ये जब ये पूर्वांचल पहाड़ियों के समीप पहुंचती है तो वहाँ पे ये चारों ओर से क्या हो जाती है, पहाड़ियों में फंस जाती है और विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है। और यहीं पे चेरापूंजी और मानसिन नाम का क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। बाद में ये शाखा जो है यहाँ से निकल जाती है, और यहाँ से निकलने के बाद जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में क्या कराती है, वर्षा का कार्य करती है ये। और वर्षा का कार्य करने के बाद जब ये दोनों अरेबियन सी की शाखा और ये जो बे ऑफ बंगाल की शाखा, जो दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती है, तो यहाँ पे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो इलाका है वहाँ पे बहुत मतलब कोई बहुत भयावह वर्षा कराती है। कभी कभी तो यहाँ जो मेघ का जो फटना हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो मेघ होता है वो फट जाता है, वो इन्हीं दोनों शाखाओं के मिलने के कारण होता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कार्य होता है, ठीक। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा शीतकालीन जो मानसून रहेगा उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा, ठीक। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको पूरा एक बार फिर से डिटेल समरी दे देता हूँ। देखिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में मोनिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, केवल इसको बस आप याद रखिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तिब्बत का पठार, ठीक। सबसे पहला कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तिब्बत का पठार, ठीक। तिब्बत के पठार से दो तरह की शाखाएं निकलती हैं, एक ध्रुवी, एक जो होती है वो पूर्वा जेट रहती है जो कि सोमालिया के पास अवतलित होती है, और ये वो क्या कराती है, ये जो है भारतीय मानसून को एक्सेलरेट करने का काम करती है, ठीक। और दूसरी जो रहती है वो आपका मैस्करनी द्वीप के पास क्या होती है,
मैस्करनी द्वीप के पास अवतलित होती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है NITCZ से जो संवहन प्राप्त होता है, वो जो रहता है उसका जो संवहन प्राप्त होता है वो भी तिब्बत की शाखा के साथ मिलकर मैस्करनी द्वीप के पास अवतलित होती है। तीसरा जो रहता है आपका थार का रेगिस्तान रहता है, और थार के रेगिस्तान से भी क्या होता है, वो भी ऊपर मुखी जो प्रतिचक्रवात बनता है उसका जो अपर एयर सर्कुलेशन से वो भी अवतलित होकर मैस्करनी द्वीप के पास उच्च दाब का केंद्र बनाती है। ठीक, तो इस प्रकार से तीनों शाखाएं मिल जाती हैं यहाँ पे, और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो ये व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, ये भी क्या होती है, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मैस्करनी जो शाखा है उसके साथ मिल जाती है। ठीक, फिर इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो शाखा है वो भी क्या होती है, वो भी इन दोनों के साथ मिल जाती है। ठीक, और फिर यहाँ से एक तरह की फिंडिलेटर जेट की भी उत्पत्ति होती है, जो कि एक तरह का गति प्रदान करने का काम करती है। ठीक, गति नहीं, दिशा प्रदान करने का काम करती है। ठीक, बाद में ये जो अरेबियन सी की फिर ये जो है कोरियालिस बल के इफेक्ट में ये जो शाखा है वो दो भाग में बढ़ जाती है, एक होती है अरेबियन सी की शाखा और एक होती है बे ऑफ बंगाल सी की शाखा। ठीक, और दोनों के मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे भारतीय मानसून में भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति होती है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 31 मई या 1 जून के आसपास क्या होता है, केरल में मानसून की आगमन हो जाता है, और जो गरज चमक के साथ वर्षा होती है उसी को क्या कहा जाता है, मानसून बर्स्ट कहा जाता है, या इसे ही क्या कहा जाता है मानसून का प्रस्फुटन कहा जाता है। ठीक, और ये जो एक टर्म और भी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो NITCZ का जोन रहता है, ये जो यहाँ पे NITCZ का जो यहाँ पे ये जो जोन है NITCZ का, ये आपका कहलाता है मानसून ट्रफ कहलाता है, मानसून गर्त कहलाता है। इसलिए मानसून गर्त कहलाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों जो उत्तर पूर्वी है और जो दक्षिण पूर्वी है, दोनों शाखाएं आपस में आके क्या होती हैं, मिलती हैं, और मिल के क्या होती है, ऊपर की ओर संचरित हो जाती हैं। तो जिसके कारण एक तरह का यहाँ पे क्या होता है, खाली जगह बन जाता है, यानी कि गर्त वाला स्थान बन जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको मानसून ट्रफ भी कहा जाता है। ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये मानसून की उत्पत्ति से पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा मानसून की उत्पत्ति से, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ है। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मानसून के क्रिया विधि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि जो मानसून के फंक्शन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, उसके ऊपर मेरा दूसरा वीडियो रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एल नीनो किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति, जो मानसून को प्रभावित करता है, कि मानसून उसके आने से कभी कभी क्या होता है कि सूखे की स्थिति हो जाती है। तो ये सब भी फैक्टर मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको सदर्न ऑसिलेशन भी बताऊंगा, वॉकर सर्कुलेशन भी बताऊंगा, ये जो कि मानसून की उत्पत्ति के लिए, जो कि मानसून की क्रियाविधि के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक, मैगलन जूलियन ऑसिलेशन भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्लस आपको उसी अगले वीडियो में आपको शीतकालीन मानसून और जो जो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और जो प्री मानसूनल रेनफॉल होती है उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्री मानसूनल रेनफॉल जो होती है वो अप्रैल मई के महीने में हो जाती है। ठीक, तो उसी को प्री मानसूनल रेनफॉल कहते हैं, जिसे जगह जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे किसी जगह पे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, कहीं पे नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, किसी पे कहाँ पे मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि अब वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा।
और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज का मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।